बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि कुछ देर पहले ही ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया है और उसमें अब तक की जो इत्तलात हैं, तेल अवीव में 30 लोगों की हलाकत हुई है, जबकि और भी बहुत से नुकसान हुए हैं। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की समाअत के हवाले से मुतनाज़ा बेंच, उसकी क्या सूरत हाल बनने जा रही है। इसके साथ साथ आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK की मुलाकात हुई अडियाला जेल में बानी PTI से, और जो 4 अक्टूबर को उनका एहतजाज है डी चौक पर, उस हवाले से गुफ्तगू की गई। और इस साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान में वकला से गुफ्तगू की है और वो आईनी अदालत की जो हिमायत कर रहे हैं, उस हवाले से वो इस दौरे पर हैं। इस पर भी बात करेंगे। जबकि मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने यह कहा है कि अवाम को तनहा न छोड़ा जाए, यह बाकायदा बड़े मियां साहब की हिदायत भी सामने आई है। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आजम चौधरी, सलमान अनीस, बिशारत राजा, उमर दराज गोंदल और डॉक्टर खुर्रम इकबाल, आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं खुर्रम इकबाल साहब आपसे जानना चाहूंगा, ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है और ईरान का ये दावा भी सामने आया है, बल्कि पहले भी ये तवक्को की जा रही थी कि उनका ये कहना है कि हमने इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के सरबराह की जो शहादत हुई है उसका बदला लिया है, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है बहुत से कर्ज थे जिसका जवाब दिया गया है। इसराइल ने भी यही कहा कि वो इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी ईरान को। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, ईरान की तरफ से ये दूसरा जवाबी हमला है जब से इसराइल ने गजा के खिलाफ अपनी बर्बरियत और जारियत का आगाज किया है। इसराइल की जारियत थमने का नाम नहीं ले रही है। लबनान में भी एक ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया गया है। ईरान के जवाबी हमले के हवाले से बात की जाए तो अभी जो स्केल ऑफ डैमेज है वो अननोन है। तल अवीव में कुछ हलाकतों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जबकि अप्रैल में जो हमला किया गया था ईरान की तरफ से, उसमें से 99% रॉकेट और मिसाइल ऐसे थे जो इसराइल और अमेरिका ने इंटरसेप्ट कर लिए थे, जिससे नतीजा ये अखज़ किया जा सकता है कि ये जो जंग है ये जज्बे, अज़्म और इरादे के साथ साथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बरतरी की जंग भी है। बदकिस्मती से ईरान पाबंदियों के बाइस, बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बाइस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में उस तरह से एडवांस नहीं कर पाया है कि इसराइल को एक मौसर जवाब दे सके। हाँ, अज़्म, इरादे की कोई कमी नहीं है ईरान में। ईरान में ये जो मज़ाहमती सोच है ये बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। वो पासदारान इनकलाब हों या फिर रहबर आला हों, वो चाहते हैं कि इसराइल को एक बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया जाए। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये ईरान की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट के तौर पर सामने आ रही है। दूसरी एक और चीज जो ईरान के रद्द अमल को थोड़ा सा महदूद कर रही है वो ईरान में अभी होने वाली सियासी तब्दीली है, जिसमें हालिया इलेक्शंस के बाद जो सदर वहां पर आए हैं वो एक इस्लाह पसंद सदर के तौर पे जाने जाते हैं, जो मगरिब के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो यकीनन उनका जो स्टैंस है इसराइल की तरफ वो इतना एग्रेसिव नहीं है जैसे सदर इब्राहिम रईसी का था। तो इन तमाम लिमिटेशंस और ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए ईरान कोशिश कर रहा है कि वो एक नापातुला जवाब दे इसराइल को, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काफी नहीं है। जब तक कि अमेरिका और मगरिब की सिफारती और लॉजिस्टिकल सपोर्ट खत्म नहीं होगी इसराइल के लिए, मेरा ख्याल है कि इसराइल की इस बर्बरियत और जारियत का रास्ता रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिन इंटरसेप्शंस की मैं बात कर रहा हूं अप्रैल वाले हमले में, उसमें आयरन डोम और एरो से ज्यादा, जो कि इसराइल का दिफाई निजाम है, उससे ज्यादा अमरीकी जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने उस ईरानी हमले को नाकारा बनाने में एक अहम किरदार अदा किया था। तो इसराइल इस वक्त अमेरिका की पुष्टपनाही के साथ पूरे मशरिक वस्ता का नक्शा तब्दील करना चाहता है, वॉर जोन को ग्रेजुअली एक्सपैंड कर रहा है और बहुत से ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल के इन डिजाइन को नाकाम किया जाए, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी होती दिखाई नहीं मिली। अच्छा, इस पे डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आज जो ये इतलात हैं कि उनके आयरन डोम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने काम नहीं किया, एक तो इस हवाले से बताइएगा जैसे आप ये बात करें। जाहिर है फिर जब जंग होती है तो फिर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं। अब मज़ामती ग्रुप्स जो हैं, एक जानिब हूसीज हैं, एक जानिब हिजबुल्लाह है लबनान, और तीसरी जानिब ज़ाहिर है इराक भी किसी हद तक, उनको भी ईरान सपोर्ट कर रहा है और ख़ुद भी आज ये मिसाइल फायर के एक जवाब देने की कोशिश की है। कितनी हद तक आप समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के लिए जो है ये जगाने में रोल प्ले करेगा?
देखें, मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक की बात की जाए तो ये कहना गलत होगा कि वो ख्वाब गफलत का शिकार हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जो सिफारती हवाले से बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो भी इसराइल की जारियत को उसी तरह से ललकार रहे हैं जिस तरह से ईरान ललकार रहा है, लेकिन उनकी अप्रोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे अगर आप कतर की मिसाल ले लें तो कतर ने इस वक्त जितनी सिफारती कोशिशें की हैं इसराइल की जारियत रोकने के लिए, वो शायद किसी और मुल्क ने ना की हो। इसी तरह से इजिप्ट भी अपने तई काफी कोशिश कर रहा है। जहां तक मज़ाहमत का ताल्लुक है इसराइल के खिलाफ, तारीख गवाह है कि कन्वेंशनल थिएटर्स में इसराइल को हमेशा बरतरी हासिल रही है, अरब ममालिक पर भी और लगता है कि ईरान पर भी। इसराइल के खिलाफ जो एक बड़ी जंग जीती थी वो एक गोरीला कार्रवाई के जरिए जीती गई थी, जिसके जो सुर्खेल थे वो हसन नसरुल्लाह थे, जब इन्होंने जनूबी लबनान से इसराइल को बेदखल किया था एक गोरीला वॉर के थ्रू। तो कन्वेंशनली हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा रिग्रेटिवली कि मशरिक वस्ता में जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी जो मिलिट्री पावर है वो खासी महदूद है। हाँ, ये जो मज़ाहमती तंजीमें हैं जिनको आप एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, दे माइट बी एबल टू मेक सम डिफरेंस, लेकिन उनको भी खासे मसाइल का सामना है। मिसाल के तौर पे ईरान की तरफ से उन्हें वो सपोर्ट हासिल नहीं हो रही है जो 2013 या 14 में इन मज़ाहमती तंजीमों को हासिल हुई थी, क्योंकि 2013-14 में जब वो मशरिक वस्ता में एक सारी सिविल वॉर्स की सूरत हाल थी, ईरान ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हिजबुल्लाह को और दीगर तंजीमों को, लेकिन उसका जो माली नुकसान उठाना पड़ा, मौशी नुकसान उठाना पड़ा ईरान को, सफारती नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद ईरान खासा फूंक फूंक के कदम रखता है इन तंजीमों के हवाले से। तो बहुत सी लिमिटेशंस हैं जिसमें जो मुसलमान ममालिक की सिर्फ हुकूमतों को नहीं बल्कि जो मज़ाहमती तंजीमें हैं उनको भी लाहक हैं। और हम यही कह सकते हैं कि इस वक्त अगर एक डिसाइसिव फैक्टर जो इसराइल को रोक सकता है वो सिर्फ अमेरिका और मगरिब की पुष्ट पनाही का रुकना है। अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि गुज़श्ता 20 सालों में मशरिक वस्ता में नंगी जारियतें करके अमेरिका अपनी ग्लोबल हेजेमनी का इखलाकी जवाब खो बैठा है, और अगर अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादी इसराइल की सपोर्ट से बाज नहीं आते तो दुनिया में ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर जारी है, जहां नए नए पोल्स ऑफ पावर आ रहे हैं, उनको ज्यादा इखलाकी वेटेज हासिल हो जाएगी। आप चाइना की मिसाल देख लीजिए कि चाइना ने इस सारी जंग में एक खासा कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा किया है। सबसे अहम चीज जो चाइना ने की वो फलस्तीन के जो मुतहर्रिब धड़े थे उनको एक पेज पर लाना था। हमास और अल फतह के दरमियान मुआहदा करवा दिया गया था, लेकिन उससे एक हफ्ते बाद ही इसराइल ने तेहरान में इस्माइल हानिया को निशाना बनाकर उन तमाम मुज़ाकरात को स्कटल कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जब तक कि अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादी इसराइल की पुष्ट पनाही नहीं रोकेंगे, इसराइल की ये नहीं होगा। अच्छा, अब जाहिर है उसमें डॉक्टर साहब यूनाइटेड नेशंस का भी एक रोल है, उस हवाले से भी हम बात करते हैं, लेकिन हम इस साइड पे आते हैं। पाकिस्तान का जाहिर एक मौक़िफ़ तो है, हमने इसराइल को अभी तस्लीम नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे वज़ीर आज़म ने भी गुफ्तगू बाइकआउट भी किया, इवन के जब नेतन्याहू जो है वो खिताब कर रहे थे। तो इस सूरत हाल में, इस बढ़ती हुई जंग में जाहिर है एक जानिब अमेरिका जो पुष्ट पनाही कर रहा है इसराइल की, हम कहाँ खड़े होंगे? एक जानिब अमेरिका है, एक जानिब ईरान। देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि किसी भी तरह इस जंग के असरात से पाकिस्तान को बचाया जा सके। हम काफी हद तक इसमें कामयाब तो अभी हुए हैं, लेकिन जंग में जो पहली कैजुअलिटी होती है वो कंट्रोल होती है। जंग अपना मोमेंटम खुद डिसाइड करती है। ये जंग रफ्ता रफ्ता अपना जोग्राफियाई जो हदूद है वो फैला रही है। इसराइल गजा से अब लबनान में दाखिल हो चुका है, कल वो किस मुल्क का रुख इख्तियार करता है इट्स एनीबडीज गेस। तो इस सूरत हाल के लिए पाकिस्तान के पास एक प्लान बी भी होना चाहिए कि आखिर उस सूरत में पाकिस्तान का कंटीजेंसी प्लान क्या होगा अगर इसराइल और ईरान के दरमियान बराह रास्त जंग हो जाती है, क्योंकि अगर वो हो जाता है सिटिंग ऑन द फेंस विल नेवर बी एन ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ आप यूनाइटेड नेशंस के हवाले से ज़ाहिर करारदाद तो वीटो हो जाती है अमेरिका की जानिब से। ये जैसे दीगर हमारे इस्लामी ममालिक हैं या इवन चाइना और दीगर ममालिक आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने इंटरनली तो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया, मगर सफारती सतह पे क्या अमेरिका को कायल करने में अब कोशिश कोई कामयाब हो पाएगी?
देखिए, एक बड़ी वजह कि इस वक्त दुनिया में इतनी जंगें हो रही हैं, इतने मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी है एज एन इंस्टीट्यूशन। और उस नाकामी की बुनियादी वजह सलामती कौंसिल का एक अनरिप्रेजेंटेटिव किरदार है कि वीटो की ताकत 5 मुल्कों के हाथ में है और गजा के हवाले से जितनी भी तामीरी करारदादें पेश की गई उनको अमेरिका, फ्रांस या फिर बरतानिया वीटो कर देते हैं। और जब तक सलामती कौंसिल की इस कॉम्पोजिशन में तब्दीली लाकर मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी, अफ्रीका के ममालिक को नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी, अक़वाम मुत्तहिदा एक टूथलेस टाइगर रहेगा। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि सलामती कौंसिल की जो कॉम्पोजिशन है उसमें तब्दीली होनी चाहिए। अब भी जनरल असम्बली में का जो इजलास हुआ न्यूयॉर्क में, उसमें भी पाकिस्तान ने अपने इस मुतालबे को दोहराया था कि सलामती कौंसिल के जो गैर मुस्तकिल अराकीन हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन में इजाफा हो। तो अक़वाम मुत्तहिदा की नाकाम हो चुकी है और इसको दोबारा फंक्शनल करने के लिए इसमें बहुत सारी इनकलाबी तब्दीलियां दरकार होंगी की जरूरत है, और वो जाहिर है फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है, टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल है उस हवाले से हम बात कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा हम आगे भी बढ़ें और हम ये जिक्र करें कि मुतनाज़ा जो बेंच है आर्टिकल 63A की दरख्वास्त के हवाले से और उसकी क्या सूरत हाल बनने जा रही है। मैं आज़म चौधरी साहब आपसे जानना चाहूँगा, बल्कि पहले बिशारत राय साहब आपसे जानना चाहूँगा, फिर आज़म चौधरी साहब से भी जानता हूँ। ये बताइएगा, आप मुसलसल इसको कवर कर रहे हैं, आज जो दलाइल हुए, जो रिमार्क सामने आए और जो सूरत हाल पैदा हुई, ये बेंच का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकी साहब। बेंच का फ्यूचर क्या, बेंच तो बन गया है, लेकिन बात यह है कि जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने तो सबसे पहले अपने वो कल वाली गुज़रे रोज़ की जो जस्टिस मनीब ने जो ख़त लिखा था उस हवाले से बताया अदालत को जी कि जस्टिस मनीब को हमने कोशिश की कि वो बेंच का हिस्सा बने क्योंकि वो आथर जज थे, लेकिन उन्होंने जो ख़त का जवाब दूसरा ख़त लिखा उसमें वही पहले वाला मौक़िफ़ लिया और फिर इस तरह हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जस्टिस मंसूर शाह का जिक्र किया उन्होंने कि मैंने जस्टिस मंसूर, अच्छा ये बड़ी दिलचस्प बात है, जब उन्होंने अदालत को जब उन्होंने ये बताया, रिमार्क्स दी, ऑब्जर्वेशन दी समाअत शुरू होने से कबल कि मैंने जस्टिस मंसूर शाह का नाम दिया जी बेंच में। अच्छा वो कैसे? जैसे उन्होंने कहा जी कि मैंने जजेस कमेटी की मैं जस्टिस मंसूर शाह का नाम किसको दिया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, कि जस्टिस मंसूर शाह को शामिल करेगा। जो शख्स जो जज कमेटी में शामिल नहीं है, वो कमेटी का जिस कमेटी के जो कमेटी पर तफजात रखते हैं वही तफजात रखते हैं आईनी और कानूनी तौर पर। जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उस वक्त वो तफजात रखते थे, वो इसी तरह खत लिखा करते थे कि मैं इस अदालत को ही नहीं मानता क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया है उसके मुताबिक जो अभी तक वो उसकी कमेटी नहीं बनाई गई, वो एक्ट आ गया और जजेस कमेटी नहीं बनाई गई, मैं इस अदालत को मानता ही नहीं हूँ, इस बेंच को मानता ही नहीं हूँ। इसी तरह जस्टिस मंसूर शाह ने वो खत लिखा था और फिर आज उन्होंने एक काम, ये कितने मज़ाक़ खेज़ चीज़ है जी कि एक बंदे एक जज कमेटी में शामिल नहीं, वो खत लिख रहा है उस जजेस कमेटी पर तफजात का इजहार कर रहा है, वो बता रहे हैं अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को, कि ये जो बनाई गई है, जो बेंच बनाया गया है इस हवाले से, उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर शाह को मैंने उनका नाम दिया, फिर चैम्बर से उनसे रब्ता किया उनके मुतल्लिका बंदे से, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये एक तो अजीब व गरीब की सूरत हाल थी। फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और अच्छा, ये ऑप्शन वाली बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपका बिशारत साहब, इसमें अजी ऑप्शन का आजम चौधरी साहब आपसे जानना चाहता हूँ। ये वो कह रहे हैं मंसूर अली शाह साहब ज़ाहिर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान को उन्होंने कमेटी का हिस्सा बनाया। मैं नकी साहब वो मोस्ट जूनियर जज थे, किसी और सीनियर को भी बना सकते थे कमेटी का हिस्सा, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उस बेंच में उस कमेटी में खुद को दस्तयाब की जाहिर किया जी कि मैं समाअत के लिए हाजिर हूँ जनाब। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आजम चौधरी साहब यही सवाल है ना कि जस्टिस मंसूर भी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी वो तो इनकार कर दिया, लेकिन एक उस खत में जो जस्टिस मंसूर शाह ने भी उसका जिक्र किया कि फुल कोर्ट ऑप्शन था ना, कि फुल कोर्ट का ये फैसला था, जाहिर है फुल कोर्ट इसका ऑप्शन है, फिर उस तरफ जाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस इतनी उजरत क्यों दिखा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बिलावल भुट्टो एक बात करते हैं कि ये आईनी तरमीम जरूरी भी है और मजबूरी भी है। आप इस बात को समझें।
کہ یہ مجبوری زیادہ ضروری کم ہے. تو صحیح. اس مجبوری کو مد نظر رکھ کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اب اشارہ راجہ صاحب تو بہت جانتے ہیں, انہوں نے تو بڑی دیر سے ان کو کور کر رہے ہیں اور وہ ان کے تمام کنڈکٹ سے واقف ہیں. ماضی کے اندر ان کا کچھ اور کنڈکٹ ہوتا تھا اور وہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو مخصوص بینچ ہیں, جو لائک مائنڈڈ بینچ ہیں, یہ نہ بنے, فل کورٹ بنے. اور آج وہی اسی اپنی بات کی وہ نفی کر رہے ہیں. آج وہ تمام باقی جو ججز ہیں یا باقی جو لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنے, اور قاضی صاحب لائک مائنڈڈ بینچ بنا لیا انہوں نے. جو آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں جب 2 ایڈہاک ججز لائے گئے تھے سپریم کورٹ کے اندر, اس وقت یہ ایک پوائنٹ کھڑا کیا گیا تھا جس پہ بحث ہوئی کہ کیا ان سے آئینی مقدمات یا جو باقی جو مقدمات ہیں ان کے اوپر بھی ان سے سماعت کروائی جائے گی. تو اس وقت کہا گیا کہ نہیں, یہ مخصوص مقدمات جو اس وقت پینڈنگ پڑے ہیں یہ ان کی سماعت کے لیے ان کو لے کے آئے ہیں. لیکن آج جب بینچ کے لیے ضرورت بنی تو آپ نے دیکھا ہے کہ قاضی صاحب نے اپنے چند جو مخصوص ججز سے ان کے ساتھ ساتھ ایڈہاک جج مظہر عالم میاں خیل صاحب کو اس میں لے آئے ہیں, کیونکہ ان کو ضرورت ہے اس وقت کوئی ایک بندہ بھی وہ ان کا کوئی مخالف آرگومنٹ نہ دے اس پہ, یا ان کے کسی بھی فیصلے کے اوپر کوئی وہاں پہ کوئی آرگو ایسا نہ ہو کہ جو قاضی صاحب کے لیے مسائل کھڑے کرے. اس لیے انہیں پہلے سے یہ علم تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ وہ اس چیز میں شامل نہیں ہوں گے, وہ ایگری نہیں ہوں گے بینچ میں آنے کے لیے. لہٰذا انہوں نے اپنے اسی پلان کے مطابق پہلے جسٹس دیکھیں نا منصور علی شاہ صاحب ان کو سائڈ پہ کیا, پھر منیب اختر صاحب ان کو سائڈ پہ کیا, اور اس کے بعد اپنی مرضی کا ایک بنچ بنا کے وہ سماعت کے لیے بیٹھ رہے ہیں. اب جس طرح یہ بات ہو رہی ہے, ہمارے جو جتنے سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں اسلام آباد میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی جلد بازی میں اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے, کیونکہ یہ فیصلے کہیں اور ہو چکے ہیں جس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے, وہ چاہے ہماری پارلیمنٹیرینز ہیں چاہے ہماری جوڈیشری کے لوگ ہیں. جوڈیشری, اچھا اس میں کچھ آخری اس میں ہمارے جو سینئر جرنلسٹ حسنات ملک صاحب ہیں جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں, ان کو بڑا اس پہ میں اپریشیٹ کروں گا. انہوں نے بہت دیر پہلے ایک خبر دی تھی یہ جوڈیشل پیکج والی اور آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی, اور ان کی کہی ہوئی لکھی ہوئی باتیں آج ساری مجھے نظر آ رہی ہیں, ثابت ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ جو پیکج ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ہے. یہ پیکج میں سمجھتا ہوں اس وقت جو موجودہ نظام ہے, جو موجودہ پارلیمنٹ ہے, اس کی گارنٹی ہے ایک. اگر یہ آئینی پیکج یہ پاس نہیں ہوتا, آئینی ترامیم نہیں ہوتی, تو یہ پورا نظام جو اس وقت سارا پڑ جائے گا, وہ کھڑا کے دھڑام سے نیچے گر جائے گا. اچھا اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. چوہدری صاحب وہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس پہ بات کی ہے, لیکن میں ظاہر ہے وہ اس کے حامی بھی ہیں. لیکن سلمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود چیف جسٹس صاحب ماضی کے ہم حوالے دے رہے ہیں, انہوں نے بذات خود ایک فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کوئی, اور ریمارکس بھی دیے ہوئے ہیں کہ جب تک کوئی جج ریٹائر نہیں ہوتا جس نے وہ فیصلہ کیا ہو تو وہ اس کے بغیر تو سماعت ممکن نہیں ہے. آج وہ ان کے بغیر سماعت کر رہے ہیں اور ان کی جو وجوہات ہیں فل کورٹ کے حوالے سے جس منصور کا خط وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ اب صلاحیت کر چکی ہوئی ہے, چاہے وہ آپ کے مقتدرہ ہوں, چاہے آپ کی جوڈیشری ہو, چاہے آپ کی بیوروکریسی ہو, ہر جگہ کے اوپر اب سیاست ہے. تو یہ جو گروپنگ چل رہی تھی جس حساب سے چل رہی تھی, اور یہ جو بندر پانٹ ہو رہا تھا اور یہ جو سرکس چل رہا تھا, اس میں پھر یہ کہانی یہاں تک آنی تھی نا, جب آپ دو بہت سینئر ججز کو پولیٹیسائز کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارا اور یہ تمہارا ہے, تو پھر یہ خرافات تو ہوں گی, اور یہ ہو رہی ہیں, اور یہ پلاٹ ابھی مزید تھک ہوگا. دیکھیں جس طرح یہ بات کریں کہ اب تو پہلے تو شاید پھر کوئی ڈھکی چھپی بات تھی, اب تو یہ سارا کا سارا شاخسانہ ہر زد عام کے اس کے اوپر ہے. ایوری نوز واٹ از گوئنگ آن ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان, اینڈ اس سے زیادہ پاکستان کے اندر پینفل معاملات نہیں ہو سکتے. کیوں کہ ہم نے دوبارہ اداروں کے اندر جو تصادم ہے اس کو پروموٹ کیا ہے, اور یہ ابھی یہاں پہ کہانی رکی نہیں ہے, اس کے اندر مزید ابھی کمپلیکیشنز آئیں گی. کیونکہ دیکھیں اب کل کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیسائسو ہے 63A کے ڈیسیجن کے حوالے سے. ایوری بڈی نوز کہ اس کا کیا ڈیسیجن ہے, جو لوگوں کی ایزمپشنز اور اینٹیسپیشن ہیں اسی کے مطابق یہ پورا کا پورا ڈیسیجن آنے والا ہے.
اس کے بعد اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات چیت جو ہے وہ بہت زور و شور سے چل رہی ہے. تو دیکھیں ان تمام لوگوں کا ان لائن ہونا بہت ضروری ہے اور تمام سسٹم جو ہے وہ ان لائن فال ان آرڈر کر رہا ہے تاکہ جو لیجسلیشن لے کے آنی ہے اس کو جلد از جلد کرائے. اور دیکھیں یہ ساری جو لڑائی ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے, میرے لیے نہیں ہے, آپ کے حقوق کے لیے نہیں ہے, میرے حقوق کے لیے نہیں ہے, یہ اشرافیہ کی لڑائی ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. کس نے کس کے کہنے کے اوپر رہنا ہے اور کس نے کس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو دیکھیں یہ لڑائی اور دنگل ابھی چلے گا, مزید چلے گا اور یہ صورتحال اسی جانب ہی جانب نظر آ رہی ہے, مگر کچھ اس میں تاحال ہرڈلز دکھائی دے رہی ہیں. اس پہ ذرا بات کریں گے, میں عمر دراز سے جانوں گا, لیکن مجھے ابھی بریک کی طرف جانا ہے. اس پہ مزید بھی گفتگو جاری رکھیں گے, ساتھ رہیے گا.